हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय नवीन सिंह। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रोसेस स्वॉलोविंग यानी निगलना, स्वॉलोविंग भोजन को निगलना या जिसे डीग्लूटिशन कहा जाता है, डीग्लूटिशन या स्वॉलोविंग की प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। भोजन को निगलने की प्रक्रिया। जब भी हम भोजन या भोज्य पदार्थ को अपनी मुख गुहा बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, अंदर डालते हैं, फूड जैसे ही बक्कल कैविटी में आता है, मुख गुहा में आता है, मुख गुहा में प्रेजेंट, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है, लार के साथ भोजन को मिक्स करती है, मिश्रित करती है। इसके अलावा ये फूड पार्टिकल्स को दांतों के नीचे, टीथ के इन बिटवीन लाने का काम करती है, जिससे दांत फूड की मैकेनिकल डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, यांत्रिक पाचन करता है। इस मैकेनिकल डाइजेशन में, फूड के मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ की हेल्प से टंग फूड के लार्ज पार्टिकल्स को, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को क्रश करती है, तोड़ने में सहायता करती है। दांतों की हेल्प से फूड की क्रशिंग की जाती है, जिससे फूड के लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े टुकड़े छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में बक्कल कैविटी में डिवाइड किए जाते हैं। फूड के स्मॉल पार्टिकल्स बनने पर फूड, क्रश्ड फूड को टंग के थ्रू सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। बक्कल कैविटी में सलाइवा के साथ मिक्स फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा, इन दोनों के मिक्सचर से फूड एक सेमी सॉलिड अर्ध ठोस रूप ले लेता है, अर्ध ठोस फॉर्म में आता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवा की हेल्प से लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल, स्मूथ एंड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस च्विगिंग प्रोसेस कहलाती है। इस च्विगिंग प्रोसेस से बनने वाला ये सेमी सॉलिड पार्ट, फूड का सेमी सॉलिड पार्ट बोलस कहलाता है। बक्कल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन के बाद बनने वाला फूड का ये सेमी सॉलिड फॉर्म बोलस कहलाता है। इसी सेमी सॉलिड फॉर्म बोलस को बक्कल कैविटी से फेरिंक्स की हेल्प से ईसोफेगस तक फूड या बोलस को ट्रांसफर करने की मैकेनिज्म स्वॉलोविंग कहलाती है। तो स्वॉलोविंग को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे? स्वॉलोविंग या निगलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में भोजन को मैकेनिकली डाइजेस्ट करने के बाद सेमी सॉलिड फूड फॉर्म को ईसोफेगस की तरफ धकेलना, निगलना कहलाता है। स्वॉलोविंग इज ए process in which the semi-solid form of food, which is also known as bolus, the semi-solid form of food is pushed down towards the esophagus. A mechanism in which the semi-solid form of bolus in buccal cavity pushed or pressurized and move from buccal cavity to esophagus is known as स्वॉलोविंग या डीग्लूटेशन। स्वॉलोविंग की ये कंप्लीट प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्वॉलोविंग 3 स्टेप्स में डिवाइड रहता है: द वॉलेंट्री फेज ऑफ स्वॉलोविंग, द फेरेंजियल फेज ऑफ स्वॉलोविंग एंड द ईसोफेगल फेज ऑफ स्वॉलोविंग। द वॉलेंट्री फेज ऑफ स्वॉलोविंग यानी निगलने की ऐच्छिक अवस्था, ऐच्छिक अवस्था, ये स्टेज, निगलने की ये फेज हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होती है। इस फेज में
बक्कल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन यांत्रिक पाचन के बाद बनने वाले सेमी सॉलिड फॉर्म बोलस को जीभ की हेल्प से, टंग की हेल्प से ओरोफेरिंक्स की तरफ धकेला जाता है, ओरोफेरिंक्स की तरफ पुश किया जाता है। वॉलेंट्री फेज में जिह्वा टंग फूड को ओरोफेरिंक्स की तरफ पुश करती है। इस प्रोसेस में टंग पैलेट से, बक्कल कैविटी में पैलेट यानी तालू, बक्कल कैविटी की छत, रूफ, बक्कल कैविटी की रूफ या छत पर टंग ऊपर की ओर चिपक कर, टंग बक्कल कैविटी में ऊपर की ओर शिफ्ट होकर फूड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। इसी प्रेशर के कारण बक्कल कैविटी में प्रेजेंट बोलस फॉर्म में प्रेजेंट फूड पीछे की ओर, टंग जैसे ही पैलेट पर टच होगी, फूड की मूवमेंट पीछे की ओर बैकवर्ड मूवमेंट होती है, जिससे फूड ओरल कैविटी से, बक्कल कैविटी ओरल कैविटी से ओरोफेरिंक्स में आता है। ओरोफेरिंक्स वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, फेरिंक्स वाला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर में ओरोफेरिंक्स में आता है। फूड ओरोफेरिंक्स में आने के बाद, जैसे ही फूड ओरोफेरिंक्स में आता है, स्वॉलोइंग की नेक्स्ट स्टेप फेरेंजियल फेज स्टार्ट होती है। फेरेंजियल फेज में, इस फेज में, ये फेज एक तरह से इनवॉलेंट्री फेज होती है। इनवॉलेंटरी फेज होती है। इनवॉलेंटरी यानी अनैच्छिक, अनैच्छिक अवस्था है। स्वॉलोइंग की या निगलने की अनैच्छिक अवस्था है। इस इनवॉलेंटरी फेज में, फेरेंजियल फेज में दो प्रोसेस कंडक्ट होती है। पहली प्रोसेस, इस प्रोसेस में नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स के पास प्रेजेंट पैलेट का पार्ट, जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, पैलेट के दो पार्ट बताए थे, हार्ड पैलेट और पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट ऊपर की ओर अपवर्ड मूवमेंट करके, जैसे जीभ अपवर्ड मूवमेंट करके पैलेट से टच होती है, उसी तरह से सॉफ्ट पैलेट, बक्कल कैविटी का हिंडर पार्ट, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूवमेंट करके, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूवमेंट करके, ये सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूवमेंट करता है और नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर को ब्लॉक कर देता है। सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूवमेंट करके नेजल चैम्बर को ब्लॉक करता है, जिससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रुक जाती है। तो सॉफ्ट पैलेट नेजोफेरिंक्स के रूफ पर जाकर टच हो जाता है, जिससे नेजल चैम्बर क्लोज होता है। इसी दौरान इसी टाइम साइमल्टेनियसली ट्रेकिया, जो लैरिंगोफेरिंक्स वाला पार्ट है, ये लैरिंगोफेरिंक्स वाला पार्ट जो ट्रेकिया और इसोफेगस की कंबाइंड ओपनिंग है, इस लैरिंगोफेरिंक्स वाला पार्ट अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। लैरिंगोफेरिंक्स पार्ट भी ऊपर की ओर मूव होता है। लैरिंगोफेरिंक्स पार्ट के ऊपर की ओर मूव होने से ट्रेकिया की ओपनिंग, जिसे ग्लॉटिस, ट्रेकिया की ओपनिंग जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है, ये ग्लॉटिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस से आकर कनेक्ट होती है। सपोज दैट दिस इज द ट्रेकिया, मान लीजिए ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के पीछे की ओर हमारा इसोफेगस, इसोफेगस एंड ट्रेकिया। इसोफेगस की ओपनिंग ओरल कैविटी में होती है और इसी तरह से ट्रेकिया की ओपनिंग भी ओरल कैविटी में होती है, कॉमन पाथवे के थ्रू, जिसे हम लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। तो ट्रेकिया की ओपनिंग, लैरिंगोफेरिंक्स में ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया विद इन द लैरिंगोफेरिंक्स इज नोन एज ग्लोटिस। लैरिंगोफेरिंक्स पार्ट में ट्रेकिया यानी श्वास नाल की का खुलना जिस छिद्र के थ्रू होता है, उस छिद्र को, उस ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। इसी ग्लोटिस या घाटी के ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप, एक पेशीय संरचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है। जैसे ही लैरिंगोफेरिंक्स पार्ट ऊपर की ओर मूव होता है, एपिग्लोटिस भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेकिया की तरफ, श्वास नाल की तरफ आने वाले दोनों पाथ क्लोज हो जाते हैं। एक पाथ जो नेजल चैम्बर से आता है और दूसरा पाथ
जो बकल कैविटी से होकर आता है, ये दोनों पार्ट क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। इसी कारण निगलते समय लिटिल बिट टाइम के लिए, एक बहुत छोटे से समय के लिए सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग मैकेनिज्म रुक जाती है। जैसे ही हम जीभ को पैलेट से टच करेंगे, हमारा सॉफ्ट पैलेट पार्ट अपने आप नेजोफेरिंक्स की रूफ पर टच होता है और इसी तरह ये ग्लोटिस पार्ट भी अपने आप अपवर्ड मूवमेंट करता है। इस कारण ग्लोटिस एपिग्लोटिस से कवर हो जाता है, एपिग्लोटिस से कवर हो जाता है और इस तरह से सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग मैकेनिज्म शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रुक जाती है। सेम इसी टाइम पर बक्कल कैविटी से पुश्ड बोलस, जो हमारी बक्कल कैविटी से पुश हुआ था बोलस, ये ओरोफेरिंक्स से होते हुए नेजोफेरिंक्स में, लैरिंगोफेरिंक्स में आता है। ओरोफेरिंक्स से बोलस कहाँ आएगा? लैरिंगोफेरिंक्स में। लैरिंगोफेरिंक्स में आने के बाद स्वॉलोइंग की थर्ड मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, जिसे ईसोफेगस फेज कहा जाता है। ये फेज भी इनवॉलेंट्री फेज होती है, अनैच्छिक अवस्था होती है, यानी इन दोनों फेज का कंट्रोलिंग हमारे विल पावर में नहीं होता है, हमारी इच्छा शक्ति में नहीं होता है, ये अपने आप कंडक्ट होती है। इस इनवॉलेंट्री फेज में और ईसोफेगस फेज में फूड को लैरिंगोफेरिंक्स से ट्रांसफर किया जाता है ईसोफेगस में। लैरिंगोफेरिंक्स से बोलस कहाँ आता है? ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस में आने के बाद फूड की जर्नी स्टार्ट होती है ईसोफेगस टू स्टमक। ये फूड ईसोफेगस से स्टमक की तरफ आता है। ईसोफेगस में फूड की मूवमेंट, क्योंकि ईसोफेगस की लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, इस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ईसोफेगस जो कंप्लीट थोरेसिक कैविटी को पेनिट्रेट करती है, पार करती है, हमारी वक्ष गुहा के बीचों बीच प्रेजेंट नली है। ईसोफेगस या ग्रास नाल में भोजन को ग्रास नाल से आमाशय तक, स्टमक तक पहुंचाने के लिए ईसोफेगस फेज में एक मैकेनिज्म कंडक्ट होती है जिसे पैरास्टाल्सिस यानी क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया, पैरास्टाल्सिस मैकेनिज्म कंडक्ट होती है। इसी पैरास्टाल्सिस मैकेनिज्म के कारण ईसोफेगस में प्रेजेंट फूड आगे स्टमक तक रनिंग करता है। पेरिस्टाल्सिस मैकेनिज्म में हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, आहार नाल की भित्ति में पाई जाने वाली मस्कुलर लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ही फूड फेरिंक्स से ईसोफेगस में आता है, फूड जैसे ही फेरिंक्स से ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस में फूड कंटेंट को ईसोफेगस, कंप्लीट ईसोफेगस में आगे की ओर रन करवाने के लिए, फूड को ईसोफेगस से स्टमक की तरफ रन करवाने के लिए एक मैकेनिज्म कंडक्ट होती है स्वॉलोविंग के बाद। स्वॉलोविंग के बाद एक मैकेनिज्म कंडक्ट होती है जिसे पैरास्टाल्सिस, क्रमानुकुंचन दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रमशः प्लस संकुचन, यानी ईसोफेगस में क्रमशः कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन, लगातार संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स। ईसोफेगस में ईसोफेगस वॉल लगातार क्रमशः कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की इसी प्रोसेस को एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स की सीक्वेंशियल मैकेनिज्म को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, क्रमानुकुंचन कहा जाता है। क्रमानुकुंचन की इस मैकेनिज्म में, पेरिस्टाल्सिस की इस मैकेनिज्म में ईसोफेगस वॉल में प्रेजेंट सर्कुलर
मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये दोनों मसल्स मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, वर्तुल पेशियां और लंबवत पेशियां, ये दोनों पेशियां जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट एक लेयर है मस्कुलरिस लेयर में पाई जाती है। इन दोनों मसल्स के थ्रू पेरिस्टालसिस की प्रोसेस कंडक्ट होती है। पेरिस्टालसिस की प्रोसेस में फूड ईसोफेगस में जिस पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, सपोज दैट फूड पार्टिकल ईसोफेगस में यहाँ है, इस ईसोफेगस में फूड पार्टिकल की लोकेशन के ऊपर, जहां फूड पार्टिकल है उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ईसोफेगस का वह पार्ट जो फूड पार्टिकल के जस्ट ऊपर है, इस पार्ट में प्रेजेंट वॉल में प्रेजेंट सर्कुलर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सर्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट होती है। सर्कुलर लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होने से, जब सर्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट होती है, सर्कुलर लेयर के कॉन्ट्रैक्ट होने से डायमीटर ऑफ ईसोफेगस के व्यास में कमी आती है, बट लेंथ ऑफ ईसोफेगस इंक्रीज हो जाती है। सर्कुलर मसल यानी ऐसी मसल्स जो वॉल ऑफ ईसोफेगस में डायमीटर में अरेंज हो, यानी उसकी दीवार में गोलाई में छल्ले बनाते हुए अरेंज हो, इस तरह से छल्ले बनाते हुए। तो जब गोलाई में प्रेजेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ल्यूमन ऑफ ईसोफेगस की बीच की खोखली गुहा ये सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है। नैरो होने के साथ साथ इस पार्ट में जहां सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ल्यूमन ऑफ ईसोफेगस की गुहा सक्रिय हो जाती है, डायमीटर कम होता है बट लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही डायमीटर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो प्रेशर कहां आकर अप्लाई होगा? फूड के अपर पार्ट पर। फूड के अपर पार्ट पर क्या होता है? प्रेशर अप्लाई होता है। साइमल्टेनियसली इसी दौरान जब फूड के ऊपर वाले पार्ट में ईसोफेगस वॉल में सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसी टाइम लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है फूड के लोअर पार्ट में। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यानी लेंथ वाइज अरेंज मसल्स, लेंथ वाइज अरेंज मसल्स ईसोफेगस वॉल में लंबाई में व्यवस्थित पेशियां, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लंबवत पेशियां कहलाती है। और सर्कुलर मसल्स कहाँ होती है? गोलाई में उपस्थित होती है, गोलाई में छल्ला बनाते हुए। तो जैसे ही सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है फूड के ऊपर, उसी दौरान ईसोफेगस के लोअर पार्ट में, जहां फूड का लोअर पार्ट है, इस फूड के लोअर पार्ट वाले एरिया में, जस्ट यहाँ लोअर पार्ट वाले एरिया में ईसोफेगस की लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस दौरान लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ईसोफेगस का डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। ईसोफेगस का डायामीटर तो इंक्रीज होता है, बट ईसोफेगस की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। डायामीटर इंक्रीज होता है और ईसोफेगस की लेंथ में डिक्रीज आता है। ईसोफेगस की लेंथ डिक्रीज हो जाती है और डायामीटर इंक्रीज होता है। इस वजह से यहाँ डायामीटर इंक्रीज होने से फूड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था ऊपर से, इस प्रेशर के कारण फूड को नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट करने के लिए स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में लगातार क्रमशः क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इस वजह से फूड प्रेशराइज होकर ईसोफेगस में नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे पानी के ऊपर लहरें आती है और फिर सब्स्टिट्यूट होती है, एक लहर का प्रतिस्थापन दूसरी लहर करती है, तो उसी तरह से एक बार कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होने के बाद अगले एरिया पर अपने आप वही मैकेनिज्म फिर से स्टार्ट होगी। जैसे ही यहाँ से फूड यहाँ पहुँचेगा, इस एरिया में वापस वही मैकेनिज्म होगा। फूड के ऊपर वाले पार्ट में सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और नीचे वाले पार्ट में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और इस तरह से एक प्रेशर इम्प्लांट होता है फूड पार्टिकल पर, जिसके वजह से फूड पार्टिकल ईसोफेगस में आगे की ओर रन करता है। तो इस तरह से ईसोफेगस में फूड पार्टिकल की रनिंग, स्वॉलोइंग के बाद
रनिंग की प्रोसेस कंडक्ट होती है और इस तरह से फूड ईसोफेगस से स्टमक तक आता है। ये पूरी प्रोसेस स्वॉलोइंग एंड ट्रेवलिंग ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस एंड देन ईसोफेगस टू स्टमक, फेरिंग्स से ग्रासनाल से आमाशय तक भोजन की ये पूरी गति या प्रक्रिया हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरोलाई, ब्रेन के हिंड ब्रेन यानी छोटे मस्तिष्क, हिंड ब्रेन वाले पार्ट में, अनुमस्तिष्क वाले पार्ट में मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरोलाई पार्ट, ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरोलाई। ये पूरी स्वॉलोइंग की प्रोसेस और फूड का ईसोफेगस से स्टमक की ओर आना ये कंट्रोल होता है ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरोलाई एरिया से। तो स्वॉलोइंग सेंटर हमारे ब्रेन में होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरोलाई। तो इस तरह से फूड की डाइजेशन ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ टू स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन की क्रियाविधि, किस तरह से फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट ईटीसी का डाइजेशन होता है और डाइजेशन हर पार्ट में अलग अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में किस फूड कंटेंट का डाइजेशन होता है, ये पूरी मैकेनिज्म हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।